नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ड्रैगन फ्रूट थाईलैंड, वियतनाम, इजराइल, श्रीलंका कई देशों में काफी फेमस है और अब भारत में भी इसे लोग पसंद करने लगे हैं क्योंकि स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी है। और यह फल उन जगहों पर भी काफी अच्छी तरह से उगता है जहां पर कम बारिश होती है। अगर आपने भी ड्रैगन फ्रूट की खेती की है तो इससे अच्छा उत्पादन लेने के लिए किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी। हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे फल की जो जेरोफिटिक है, मतलब सूखी जगह में होती है, लेकिन अब धीरे धीरे सब ट्रॉपिकल कंडीशन में भी जा रहा है। मतलब जहाँ पे थोड़ी बारिश अधिक होती है या 1000 मिलीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से या 1500 तक जाती है, वहाँ तक हम उस फल की खेती कर सकते हैं। पहले ये बिल्कुल सूखे में होती थी। नाम है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट ऐसा फल जिसमें कि बहुत सारे पोषक तत्व हैं, जैसे कैल्शियम बहुत ज़्यादा है इसमें, आयरन बहुत ज़्यादा है इसमें, और बड़ा रसीला है और बहुत स्वादिष्ट है। तो ड्रैगन फ्रूट बिल्कुल जेरोफिटिक है, मतलब एक तरह से सूखी जगह के लिए है, कांटेदार है। इसकी पत्तियां जो आप देखेंगे बिल्कुल गद्देदार होगी पत्तियां, तो ये पानी का लॉस कम होता है, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशनल लॉस हम बोलते हैं इसको, वो कम होता है, पानी संरक्षित रहता है इस पौधे में। इस फल के पौधों को दूसरे पौधों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। फूल आने एवं फल के विकास के समय खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग करना चाहिए। आप जो दूरी लगाए होंगे, दूसरी बात की दूरी तो आप प्रॉपर लगा चुके हैं, ये हम बात कर रहे हैं वैसे ड्रैगन फ्रूट की के बगीचे की, जहाँ पे बिल्कुल ड्रैगन फ्रूट खिल रहा है, फूल आ रहा है, उसमें फल आने वाले हैं, फल आने की क्रिया शुरू हो चुकी है। तो वैसे में आप दूरी वगैरह तो अपने हिसाब से लगा लिए होंगे। इसका ध्यान रखें कि बरसात में आंधी तूफान और बारिश ज़्यादा होती है तो जल जमाव ना हो, इसका ध्यान रखें। खरपतवार बिल्कुल न रहे, बीच में जो खरपतवार बरसात में जो आ जाता है, खरपतवार बिल्कुल न रहे, ताकि इसमें ये रोग मुक्त रहे। तो इसका अगर ध्यान आप रखेंगे तो निश्चित रूप से फलन अच्छी होगी और आपकी आमदनी अच्छी होगी। जो आपका उद्देश्य है वो पूरी तरह से पूरा होगा। ड्रैगन फ्रूट में अधिकतम उत्पादन के लिए 1 हेक्टेयर भूमि में लगभग 277 पौधे लगाए जा सकते हैं। ट्रिमिंग व प्रूनिंग पौधों की सीधी वृद्धि एवं विकास के लिए इनको लकड़ी व सीमेंट के खंभों से सहारा प्रदान करना चाहिए। अपरिपक्व पादप तनों को इन खंभों से बांधकर शाखाओं को सीमित रखते हुए 2 से 3 मुख्य तनों को बढ़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके बाद इसके ढांचे को गोलाकार रूप में सुरक्षित कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट में फूल आने से ठीक पहले और बाद की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। फूल आने से पहले शरीर का बढ़वार होता है, जो कैनोपी की बात जो हम कर रहे थे, ये ज़्यादा बढ़ता है। फूल जब आ जाता है तो इसका मतलब उस समय वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा था, शरीर बढ़ रहा था। अब सेक्स ग्रोथ ज़्यादा होगा, मतलब फल ज़्यादा बनेगा। तो जब फल ज़्यादा बनेगा उस समय शरीर कम बढ़ेगा या शरीर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए कि आवश्यक तत्व की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे समय में आप खाद मई में या जून में आप दे दिए होंगे, सामान्य तौर पे उस समय देते हैं। लेकिन अगर नहीं दिए हैं तो आप बरसात के समय गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद आप निश्चित रूप से लगभग 10 किलोग्राम प्रति थाला के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे तो जो फूल लगने का समय है, फल लगने का समय है, वो फल लगने के समय में जो आवश्यक पोषक तत्व की ज़रूरत होती है वो ज़रूरत पूरी हो जाएगी और अंततः फूल अच्छे आएंगे, फल अच्छे लगेंगे। ड्रैगन फ्रूट में कीट और व्याधियों का प्रकोप कम होता है, फिर भी इसमें एंथ्रेक्नोज और थ्रिप्स कीट का प्रकोप देखा गया है। एंथ्रेक्नोज के रोग नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। थ्रिप्स कीट के लिए एसीफेट दवा का 0.1% की दर से छिड़काव करना चाहिए। ये ड्रैगन फ्रूट अभी जब जुलाई अगस्त की बात आती है तो जुलाई अगस्त में ड्रैगन फ्रूट के फूल आने लगते हैं। अगस्त सितंबर में फल बनने लग जाता है।
या अगस्त जुलाई मध्य से ही फल बनने लग जाता है। तो हम कहते हैं कि जुलाई में और अगस्त में जब फल बन रहा हो, फूल बिल्कुल खिला हुआ हो, उस समय कीटनाशक का प्रयोग कम से कम करें, इसलिए कि पर परागण की क्रिया भी होती है, वो हमारे लिए अच्छा है। तो उस समय कोई कीटनाशक, खासकर रासायनिक कीटनाशक नहीं देना है। अगस्त का सेकेंड हाफ, मतलब दूसरे पखवाड़ा में अगस्त के, वहाँ पे आप निश्चित रूप से नीम से बनी हुई, मतलब जैविक कीटनाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नीम या करंज के बीज से या पत्ती से बना हुआ, या गौमूत्र वगैरह से, वो हम जैसे नीमाक्लोर, निमिसाइड, ऐसे करके दवाएं आती है, वो 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से प्रति लीटर पानी डालना है, उसके हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं 15 दिन के अंतराल पे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अरहर का उपयोग अन्य दलहनी फसलों की तुलना में दाल के रूप में अधिक किया जाता है, इसलिए इसकी बाजार में मांग अधिक होने से इसका मूल्य भी अधिक मिलता है। लेकिन इस फसल में कीटों के प्रकोप के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप इन कीटों से अपनी फसल को बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस विशेष अंश के माध्यम से। अरहर खरीफ की मुख्य दलहनी फसल है। दलहनी फसलों में चना के बाद अरहर का स्थान है। इसकी खेती कम वर्षा वाले क्षेत्रों में और ऊपरी खेतों में की जाती है। इसकी खेती करके किसान भाई अच्छा खासा लाभ भी कमाते हैं। लेकिन इस फसल में भी अन्य फसलों की तरह हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जिनकी समय से रोकथाम न करने पर इसके उत्पादन में भारी गिरावट देखने में आती है, जिस कारण किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो इस समस्या से बचने के लिए किसान अरहर में लगने वाले कीटों का समेकित नियंत्रण करके फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, हम सबसे पहले बात करते हैं पत्ती लपेटक कीट की। तो इस कीट की मादा अपने अंडे कोमल पत्तियों पर देती है। 2-3 दिनों में अंडे से गिडारें निकलती हैं, जो कि हल्के पीले रंग की होती है, या चोटी की पत्तियों को मोड़कर उसमें जाल बनाती हैं और इसी में छिपी रहती हैं और अंदर से पत्तियों को खाती रहती हैं। इसी प्रकार एक दूसरे से तीसरे पत्तियों को प्रभावित करती रहती हैं। इसलिए यदि इस कीट के नियंत्रण की बात की जाए तो सबसे पहले आपको अपने खेत को खरपतवार मुक्त रखना होगा। फिर भी यदि कहीं कहीं पर इनका प्रकोप दिखाई दे रहा हो तो उस दशा में आप नीम आधारित दवाओं का प्रयोग करें, जिनका 15 दिन के अंतराल पर सुरक्षात्मक दृष्टि से छिड़काव करते रहना चाहिए। अगर इसके प्रयोग के बाद भी इस कीट का अधिक प्रकोप देखने में आ रहा है तो आप मोनोक्रोटोफॉस या क्यूनोल-फॉस दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, इस कीट के अलावा अरहर की फसल में फल मक्खी और फली छेदक कीट का प्रकोप भी काफी देखने में आता है, जो कि फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। अरहर की फल मक्खी की छोटी चमकदार काले रंग की घरेलू मक्खी की तरह परंतु आकार में छोटी मक्खी होती है। इसकी मादा फलियों में बन रहे दाने के पास अपने अंडे रोपक की सहायता से अंडे देती है, जिससे निकलने वाली गिडारें फली के अंदर बन रहे दाने को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं। इसी तरह फली बेधक कीट की मादा छोटे सफेद रंग के अंडे देती है। इल्लियां पीली हरी काली रंग की होती हैं तथा इनके शरीर पर हल्की गहरी पट्टियां होती है। छोटी इल्लियां फलियों के हरे उत्तकों को खाती हैं व बड़ी होने पर कलियों, फूलों, फलियों व बीजों को नुकसान करती हैं। इल्लियां फलियों पर टेढ़े मेढ़े छेद बनाती हैं। इसलिए कीटों के प्रबंधन की बात आती है तो सबसे पहला बिंदु आता है शस्य क्रियाओं द्वारा। इसमें गर्मी के महीने में खेत की गहरी जुताई करें। समय पर बुआई करनी चाहिए, जिससे हानिकारक कीटों का प्रकोप कम हो सके। ज्वार के साथ अरहर की अंतः फसल 4-2 के अनुपात में बोनी चाहिए। ज्वार के डंठल चिड़ियों के बैठने के डंडों के रूप में काम आते हैं। इसके साथ ही ज्वार की कटाई के बाद दवा छिड़काव के लिए उपयुक्त रास्ता बन जाता है। सिंचाई और रासायनिक खाद की मात्रा का उचित प्रयोग करना चाहिए।
अधिक घनी फसल पर कीट का प्रकोप अधिक होता है, अतः संस्तुति से अधिक बीज नहीं बोना चाहिए। इसके अलावा खड़ी फसल में निगरानी करते रहें और सूंडियों की जांच के लिए सफेद कपड़े की थैली या पॉलिथीन बैग में पौध को डालकर झटकना चाहिए, जिससे पौधों में फली पर खाती हुई सुंडी गिर जाएगी और उनकी संख्या का पता चल जाएगा। फल मक्खी के प्रकोप की गंभीरता को जानने के लिए फलियों की सूक्ष्मता से जांच करनी चाहिए। यदि 5 से 10% दाने प्रभावित हों, तब समझना चाहिए कि इनकी संख्या आर्थिक क्षति स्तर पार कर चुकी है। इसके अलावा किसान भाइयों, फेरोमोन ट्रैप 6 से 7 प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। इसका प्रयोग कीट का प्रकोप बढ़ने से पहले चेतावनी के रूप में करते हैं। इस जाल में मादा कीटों की गंध वाला पदार्थ रखते हैं। इसकी गंध पाकर नर पतंगे दूर दूर से आकर्षित होते हैं और इसमें फंस जाते हैं। किसान भाइयों, इन कीटों के नियंत्रण के लिए 5% नीम की निबोली के शत का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा एनपीवी विषाणु 350 LE के घोल का छिड़काव करना चाहिए। जब इन कीटों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से ज्यादा देखने में आए, तब रासायनिक नियंत्रण हेतु इंडोक्साकार्ब दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा के प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इन कीटों पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे और फसल से अच्छी पैदावार भी ले सकेंगे। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला गंगानगर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान मध्यम से घने बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान हल्के से मध्यम गति की हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कपास के खेत में खरपतवार न पनपने दें। इसके लिए पहली निराई गुड़ाई सिंचाई के बाद बत्तर आने पर कसियों से करें और इसके बाद एक और निराई गुड़ाई त्रिफाली से करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी मौसम को देखते हुए फसलों में सिंचाई और स्प्रे न करें। मूंग की समय पर बिजाई की गई फसल में जहां सघनी हो, पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हुए विरलीकरण करना चाहिए। ग्वार की फसल में 1 वर्षीय, बहुवर्षीय घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की समस्या हो तो इनके नियंत्रण के लिए इमेजाथापर 10 SL की 10 ग्राम सक्रिय तत्व 100 ग्राम प्रति बीघा व्यापारिक उत्पाद 100 से 125 लीटर पानी में डालकर बुआई के 30 से 35 दिन बाद छिड़काव करें। ग्वार की अगेती फसल में रस चूसक कीट हरा तेला का प्रकोप दिखाई दे तो इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 EC दवा की प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। मूंगफली में पीलिया रोग के लक्षण दिखाई देते ही गंधक का अम्ल 0.1% या फेरस सल्फेट, इसे हरा कशिश के नाम से भी जानते हैं, कि 0.5% घोल का छिड़काव करें। नींबू के बगीचे में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव सुबह या शाम के समय करना चाहिए। किसानों को सलाह दी जाती है कि भिंडी की फसल में सफेद मक्खी और जेसिड्स के नियंत्रण के लिए 5% नीम के अर्क या 500 मिलीलीटर नीम के तेल या एसिफेट 75 SP की 1.5 ग्राम मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें।
आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चिमनपुरा, जिला जयपुर के कृषक राम प्रसाद ने। ये ट्राइकोडर्मा के महत्व और प्रयोग के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राम प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ट्राइकोडर्मा एक बहुत अच्छा बायो कंट्रोल एजेंट है जो खास करके बहुत सारे बीमारी को रोकता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाता है कि जो भी मिट्टी जनित रोग होते हैं उसमें इसका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। जैसे मुरझाने वाली बीमारी चना में लगता है, अरहर में लगता है, टमाटर में लगता है, बैगन में लगता है। इस तरह से कई फसलों में ये इसका खास करके देखा गया ये बीमारी आती है। या डैम्पिंग ऑफ है, डैम्पिंग ऑफ लगता है, खास करके बहुत सारे वेजिटेबल्स में लगते हैं। तो डैम्पिंग ऑफ बीमारी रोकने के लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा का व्यवहार करने का सलाह देते हैं। आधुनिक तकनीकी में ट्राइकोडर्मा का उपचार किसानों के लिए हर हाल में फायदेमंद है। दरअसल ट्राइकोडर्मा घुलनशील जैविक फफूंदी नाशक एक कवक है। धान, गेहूं, दलहनी, औषधीय, गन्ना और सब्जियों की फसल में प्रयोग करने से उसमें लगने वाले फफूंद जनित तना, गलन, उकठा आदि रोगों से निजात मिल जाती है। इसका प्रभाव फलदार वृक्षों पर भी लाभदायक है। इसकी कीमत या लागत भी रासायनिक दवाइयों से काफी कम है। साथ ही पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होता है। इसका प्रयोग किसान आसानी से कई तरह की फसलों में कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा वास्तव में एक बायो कंट्रोल एजेंट है। इसमें देखा जाता है कि इसमें दूसरे सूक्ष्म जीवाणु को खाने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। कहने का अर्थ यह है ट्राइकोडर्मा अपने आप में एक फंगस है जो दूसरे फंगस को खाता है। ऐसा देखा जाता है कि ट्राइकोडर्मा खास करके एक ऐसा बायो कंट्रोल एजेंट है जो 2-3 तरह से उपयोग किया जाता है। पहला, बीज बोने से पहले बीज का बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार जनरली हम लोग बोलते हैं 6 ग्राम से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा तक प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार करने का सलाह देते हैं। दूसरा, ट्राइकोडर्मा को छिड़काव करके भी इसको बहुत सा बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। यही नहीं, इसके अलावा इसका प्रयोग हम लोग खास करके ट्राइकोडर्मा को पौधे के जड़ के पास में डालने पर भी बीमारी को रोका जा सकता है। किसान भाई 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 25 मिलीलीटर पानी में घोल लें। ये घोल 1 किलोग्राम बीज को शोधित करने के लिए पर्याप्त है। धान की नर्सरी और अन्य कंद वाली फसलों 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का घोल 1 लीटर पानी में बना लें। नर्सरी पौध को तैयार घोल में आधे घंटे तक भिगो लें। इसके बाद रोपाई करते। प्रति एकड़ खेत में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 100 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। खास करके हम लोग कहते हैं सब्जी में और फल में इसका बहुतायत में इसका प्रयोग होता है। ऐसा देखा जाता है खास करके किसान भाई कि ट्राइकोडर्मा को हम लोग गोबर में मिक्स करते हैं। जनरली हम लोग 1 से 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम गोबर में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद में उसको 15 से 20 दिन तक सड़ाते हैं। उस सड़ने से फायदा ये होता है कि ट्राइकोडर्मा गोबर में वो तेजी से मल्टीप्लाई करता है और उसका मास मल्टीप्लिकेशन होता है। और बुआई या रोपाई के समय में ये उस समय जड़ के पास में छोटा छोटा आटा कर लो, इतना गोल, इतना छोटा छोटा बना करके उस जड़ के पास में रोपाई के समय में दिया जाता है। खास करके बैगन की जब खेती करते हैं या टमाटर की खेती करते हैं उस तरह से करके उसमें दिया जाता है। डालने से मुरझाने वाली बीमारी निश्चित रूप से रोक सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे ट्राइकोडर्मा के विकास और अस्तित्व के लिए उपयुक्त नमी बहुत आवश्यक है। इसीलिए इसके इस्तेमाल से पहले देख लें कि मिट्टी सूखी ना हो। जिस खेत में ट्राइकोडर्मा को डाला गया हो उस खेत में 1 सप्ताह तक कोई भी फंगीसाइड या फफूंदी नाशक का इस्तेमाल न करें। अगर ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचारित कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि सूर्य की किरणें उस पर सीधे ना पड़े। ट्राइकोडर्मा से उपचारित गोबर की खाद अधिक दिनों तक के लिए न रखें। उपचारित गोबर की खाद का इस्तेमाल अधिकतम 3 से 4 माह तक करना अच्छा रहता है। ट्राइकोडर्मा सभी सरकारी बीज भंडारों तथा दवा की दुकानों में उपलब्ध है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालयों से भी इसको आप ले सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम समझते हैं कि अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा और इस तरह से आप समृद्ध भी होते जाएंगे।
एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।